हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे 10th क्लास और 10th क्लास के भूगोल विषय के अंतर्गत अब तक हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज जो 4th लेसन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। देखो, कृषि का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आता है कि कृषि क्या है। हमारे जहन में आएगा कि कृषि है वो फसलों का उत्पादन है। ठीक है, जब हमसे कोई भी पूछे तो कि कृषि क्या होती है तो हम ये कहेंगे कि फसलों को उगाना ही कृषि है। लेकिन वास्तव में केवल इतना ही कृषि का मीनिंग नहीं है, कृषि का अर्थ इतना ही नहीं है। उसके अर्थ को जानने के लिए हमें इस शब्द के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए स्टार्ट करते हैं हम कि कृषि क्या है। पहले तो इस शब्द को कोई भी लेसन है, हमने फर्स्ट लेसन के अंतर्गत संसाधनों के बारे में कि संसाधन क्या होते हैं वो, सेकंड में वन्य और वन्य जीव संसाधनों के बारे में, तीसरे में जल संसाधनों के बारे में हमने किया था। तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले क्या जानना है कि कृषि क्या है। ठीक है, तो कृषि को जानने से के लिए हमें इसके शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे इसको जानना पड़ेगा कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार ये शब्द है, ये अपने आप के अंदर इसकी डेफिनेशन लिए हुए, इसकी परिभाषा लिए हुए। ठीक है, तो कृषि है उसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्र प्लस कल्चर, इस प्रकार से इन 2 शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं कृषि। इसमें जो एग्र जो है इसका मीनिंग है भूमि और कल्चर का मीनिंग होता है जुताई करना। ठीक है, यानी कि जोतना। अर्थात इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें जो मीनिंग मिलता है वो क्या मिलता है कि भूमि की जुताई। भूमि की जुताई या भूमि को जोतना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हिंदी का जो कृषि शब्द है वो इंग्लिश के एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और एग्रीकल्चर शब्द है वो 2 शब्दों के मिलने से बना है, जिसका 2 शब्द है एगर प्लस कल्चर। ठीक है, इसमें एगर का मीनिंग होता है भूमि और कल्चर का मीनिंग होता है जुताई। वैसे कल्चर संस्कृति भी होती है, लेकिन इस संदर्भ में हम करेंगे कि संस्कृति के अनुसार जुताई। ठीक है, अपने रीति रिवाज के अनुसार जुताई करना। तो भूमि की जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। लेकिन समय के साथ साथ कृषि की परिभाषा में परिवर्तन हुआ है। जैसे जैसे तकनीक आई है, जैसे जैसे नई नई विधियां आई हैं, जैसे जैसे कृषि के साथ साथ किसान है वो और जो चीजें स्टार्ट कर दी है उसने, तो उसके अनुसार कृषि की डेफिनेशन में भी परिवर्तन हुआ है। अब इसके साथ साथ क्या जुड़ गया है? पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि केवल भूमि की जुताई ही कृषि नहीं है, भूमि की जुताई के साथ साथ पशुपालन को भी कृषि के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तब डेफिनेशन कंप्लीट होती है। आपसे ये पूछे कि कृषि क्या है, ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भूमि की जुताई करना कृषि कहलाता है या भूमि की जुताई करना और फसलों का उत्पादन कृषि कहलाता है। लेकिन इसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है कृषि, ये तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पे। इसके अतिरिक्त कृषि की बात करते हैं तो कृषि के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, और टाइप्स से पहले एक चीज जानना जरूरी है।
देखो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि कृषि की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि कृषि की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, कृषि के टाइप्स, कृषि वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, एक तो होती है निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि, एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, निर्वाह होता है गुजारा करना और वाणिज्य होता है व्यापार करना, व्यापार के उद्देश्य से जो की जाती है और एक गुजारे की वजह से। ठीक है, ये निर्वाह कृषि आगे चल के इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, 2 प्रकार। एक तो होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। दूसरा जो टाइप्स है वो होता है गहन निर्वाह कृषि। ये 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको समझने की आवश्यकता है। देखो आदिकालीन निर्वाह, आदि होता है प्राचीन, प्राचीन इसको प्रारंभिक निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, आदिकालीन कृषि को। ठीक है, ये कृषि किस प्रकार से, प्राचीन समय के अंदर जब मनुष्य वनों के अंदर रहता था तो उस समय ये कृषि पद्धति है वो प्रचलन में थी। इस कृषि को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है कर्तन दहन पद्धति। ठीक है, इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। ठीक है, कर्तन एवं दहन पद्धति या प्रणाली या सिस्टम भी कहा जाता है, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। ठीक है, इस शब्द से इस कृषि के बारे में हम अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। देखो इसमें कर्तन होता है और दहन होता है। कर्तन यानी कि काटना और दहन यानी कि जलाना। इस कृषि प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था, एक जो भूखंड होता था, जो वन क्षेत्र के अंतर्गत एक भूखंड होता था, उसके अंदर जितने भी वृक्ष थे उन वृक्षों को पहले क्या किया जाता था, काटा जाता था और फिर उसके काटने के पश्चात उनको वहीं पे जलाया जाता था और जलाने के पश्चात जो राख बचती थी उस राख को जो डाव जो होता है, फावड़ा होता है या लकड़ी के हल होते हैं, उसके माध्यम से मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता था। ठीक है, और जब वर्षा होती थी उस समय वहां पे कुछ बीजों का छिड़काव करके कृषि की जाती थी। ठीक है, वो कृषि कहलाती थी आदिकालीन निर्वाह कृषि या कर्तन दहन पद्धति या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता था उसको। ठीक है, इस कृषि को अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो भारत के अंदर आदिकालीन जो कृषि होती है उसको भारत के अंदर कहां कहां पे किस नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध नाम है पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर इसका नाम है झूम, झूम कृषि, झूम कृषि कहा जाता है इसको पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, और अंडमान एंड निकोबार के अंदर इसका नाम है दीपा। ठीक है, मध्य प्रदेश में
इसको कहा जाता है दहिया। ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पोंडू। ठीक है। ये तो विभिन्न राज्यों के अंदर, देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत इस आदिम कालीन या कर्तन एवं दहन जो कृषि है उसके नाम है विभिन्न राज्यों के अंदर। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका नाम दहिया है, आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग जो राज्य है उसके अंतर्गत अलग अलग नामों से जाना जाता है जहां पे ये की जाती है। वर्तमान संदर्भ में विश्व के केवल 1% जो कृषि है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, 1% कृषि है वो आज आदिमकालीन कृषि की जाती है, वरना आज ये कृषि है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त इस कृषि को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बता देता हूं मैं पहले ही कि ये जो चीजें हैं, ये जो चाहे ये स्टेट वाइज जो कृषि का नाम है आदिमकालीन और जो विभिन्न देशों के अंदर जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरह के एग्जाम हो उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो अलग अलग देशों के अंदर मध्य अमेरिका और मैक्सिको के अंदर इसको बोला जाता है मिल्पा कहा जाता है। ठीक है। ब्राजील के अंदर इसको कहा जाता है रोका। मध्य अफ्रीका में इसको कहा जाता है मसोल्ली। ठीक है। इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है लद्दांग। इसके अतिरिक्त वियतनाम के अंदर इसको कहा जाता है रे। देखो ये 5 अलग अलग क्षेत्र हैं मध्य अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा के नाम से। ठीक है, ये चीज तो आपको याद वैसे भी रह जानी चाहिए, मध्य मैक्सिको मिल्पा। ठीक है, इसका नाम। ब्राजील में क्या है, ब्राजील में रोका कहा जाता है इसको। मध्य अफ्रीका के अंदर मसोले कहा जाता है इसको। इंडोनेशिया में इसको लद्दांग के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में रे कहा जाता है इसको। श्रीलंका में चेंगिंग भी कहा जाता है इसको। तो अलग अलग देशों के अंदर आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, कर्तन दहन पद्धति भी कहा जाता है, स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। इसको अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम रट लिए ना तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत काम आएंगी। ये बहुत काम की चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल ज्योग्राफी जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके लिए नहीं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहा है उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने योग्य है। इसके अतिरिक्त देखो आदिकालीन कृषि के अंतर्गत क्या होता है, भूखंड में वन क्षेत्र है, वनस्पति उसको काट कर फिर जलाया जाता है, फिर मिट्टी में मिलाया जाता है, राख वगैरह मिट्टी में मिलाई जाती है। इसके अंतर्गत जो उपकरण जो होते हैं वो लकड़ी के हल एवं जो फावड़े जैसे उपकरण होते हैं या हल्के जो हाथ से निर्मित उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए उसमें 2-3 वर्ष 3 या 4 वर्ष तक एक स्थान पर, 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा है, वरना 2-3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि करने के पश्चात, एक स्थान पे जहां पे कृषि कर लेते हैं तो कुछ समय के पश्चात उस क्षेत्र के अंतर्गत उपजाऊ शक्ति है भूमि की वो नष्ट हो जाती है। फिर क्या करेंगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे स्थान पर मान लेते हैं कुछ वर्ष यहाँ गया, फिर ये जो उपजाऊ शक्ति यहाँ कम हो गई तो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, दूसरे स्थान पर भी यही पद्धति अपनाएंगे, वहां पे वनस्पति को काटेंगे, जलाएंगे, फिर राख
मिट्टी में मिलाएंगे, फिर बीजों का छिड़काव करेंगे बारिश से, फिर उत्पादन करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे उत्पादन क्षमता है, जो उर्वरा शक्ति है उसकी वो कम हो जाएगी, तो पुनः इस स्थान पे भी आ जाएंगे या अन्य स्थान ढूंढेंगे। इस प्रकार से ये स्थान बदलते रहते हैं समय समय पर, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि है। परिवार के गुजारे के लिए परिवार के सदस्य ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काम श्रम जो होता है वो परिवार के सदस्य ही श्रम का कार्य करते हैं, जो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं वो, और उत्पादन जो होता है बहुत कम होता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत अनाज जो है वो उगाया जाता है, जैसे जौ उगा दिया, गेहूं उगा दिया, या कुछ वहां की स्थानीय जो फसलें जो होती हैं किसी स्थान विशेष की, तो वो उगा दी, वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो निर्वाह कृषि है उसके अंतर्गत दूसरा जो पार्ट है वो है गहन निर्वाह। गहन निर्वाह कृषि, गहन होता है बहुत ज्यादा, निर्वाह होता है गुजारा। ये कृषि कहां पे की जाएगी, सघन जनसंख्या जिस क्षेत्र के अंतर्गत सघन जनसंख्या यानी कि आबादी ज्यादा होती है उस क्षेत्र के अंतर्गत ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है, क्योंकि इस कृषि के अंतर्गत भूखंड जो होता है, भूमि का जो आकार होता है वो छोटा होता है। क्यों होता है छोटा, कि किसी एक सदस्य के पास पहले 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो उसके 2 संतान होने के पश्चात वो 5-5 एकड़ में बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पारिवारिक पद्धति होती है, उसका विभाजन होता जाता है, फिर इनके 2-2 सदस्य होते हैं तो वो 2.5 हो जाती है, 2.5 ऐसे विभाजन होता जाता है और जनसंख्या बढ़ती है, तो भूखंड का जो आकार होता है, जो जोत का आकार होता है, जो खेतों का आकार होता है वो कम होता है, और खेतों का आकार कम होता है लेकिन आबादी ज्यादा होती है, इसलिए छोटे से भूखंड पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है। ज्यादा से ज्यादा गहन से गहन जनसंख्या को निर्वाह के लिए, गुजारा करने के लिए कृषि की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि छोटे से भूखंड से ज्यादा उत्पादन लेना है हमें, तो उसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के बीज इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक, ज्यादा से ज्यादा और जो केमिकल जो होते हैं वो डालेंगे, या जो उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए जो खाद वगैरह है वो डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटे उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल भी गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आपको केवल इसका शब्द याद रखना, गहन निर्वाह यानी कि ज्यादा गुजारा करने के लिए। और ज्यादा गुजारा किसके लिए, सघन जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या होगी उस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा, और जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पे भूखंड का आकार कम पाया जाएगा, खेतों का जोत का आकार है वो कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, वो पारिवारिक पद्धति के कारण जमीन है वो विभाजन हो जाता है, और विभाजन होने के पश्चात खेतों का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, तो परिवार के सदस्य कार्य करते हैं, ज्यादा ज्यादा जनसंख्या के लिए गुजारे के लिए ये कृषि की जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो सेकेंड पार्ट है, एक तो निर्वाह कृषि है और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इसके नाम से पता है बाजार की डिमांड के अनुसार जो कृषि की जाती है, यानी कि बाजार में जिस फसल का ज्यादा से ज्यादा रेट होगा वही कृषि की जाएगी। ठीक है, तो बाजार में मांग और मूल्य के अनुसार किसान ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए जो कृषि करते हैं वो कृषि कहलाती है क्या, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कहलाती है वो। ठीक है, इस कृषि के अंतर्गत जो भूखंड जो होता है ना, भूखंड जमीन का जो टुकड़ा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और कम आबादी वाला क्षेत्र होता है। देखो ये जो गहन कृषि होती थी यहाँ पे अपोजिट था, जनसंख्या क्या थी, ज्यादा थी, ज्यादा जनसंख्या होने के बाद जमीन कम मिलेगी। ठीक है, और वाणिज्य कृषि के अंतर्गत क्या होता है, जो भूखंड जो होता है बड़ा मिलेगा। ठीक है, जमीन का टुकड़ा है वो बड़ा मिलेगा, जनसंख्या है वो कम मिलेगी। ठीक है,
इस क्षेत्र के अंतर्गत देखो भूखंड ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो श्रम जो है, श्रमिक जो है बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो श्रमिक दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पे श्रमिक काम करने के लिए लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर इस कृषि के अंतर्गत मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक कृषि लाभ के उद्देश्य से की जाती है। तो लाभ कब होगा? जब उत्पादन ज्यादा हो। उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV बीज, हाई यील्ड वैरायटी जो होती है, जिस संकर किस्म के बीज जो होते हैं ज्यादा उत्पादन देने वाले, उन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। खाद जो होती है वो है, उसका उत्पादन किया जाता है। कीटनाशक जो होते हैं, फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, इसके अंतर्गत एक जो कृषि आती है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है वो, कि एक ऐसी कृषि पद्धति या एक ऐसी कृषि प्रणाली जो एक विशाल क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है वो कौन सी है? रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप होता है। ठीक है, ये जो कृषि है ये एक विस्तृत क्षेत्र में की जाने वाली कृषि है, रोपण कृषि। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय है, कहवा है, या इसको कॉफी भी कह सकते हैं, गन्ना है, ठीक है, रबड़ है, नारियल है। इस प्रकार की जो रोपण जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत। देखो ये सभी की सभी फसलें किस प्रकार की हैं? वाणिज्यिक फसलें हैं एक प्रकार से। इनका निर्वाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल किया जाता बाजार में बिक्री और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ये फसलें हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। इन फसलों का उत्पादन कहाँ पे किया जाएगा? जहां पे नजदीक ही उद्योग स्थापित हों। ठीक है, वहां पे जहां पे परिवहन के साधन ज्यादा से ज्यादा हो, संचार के साधन ज्यादा से ज्यादा हो, पूंजी है, पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है इनके लिए। ठीक है, उस क्षेत्र के अंतर्गत किए जाएंगे जहां पे उद्योग, मार्केट, परिवहन एवं संचार के साधन और पूंजी है उसका प्रवाह अच्छा हो, उस क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक कृषि की जाएगी या रोपण कृषि है वो की जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो फसलें होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में हो सकता है वाणिज्यिक फसल हो, लेकिन दूसरे क्षेत्र विशेष में वो हो सकता है कि वो निर्वाह फसल हो। इसका एग्जाम्पल आप बुक के अंदर भी देखेंगे। वो एग्जाम्पल है जैसे धान जो होता है, चावल की जो फसल होती है, वो सब जगह तो ऐसा नहीं है कि वो एक वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। वो हमारे यहाँ पे हरियाणा में, पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर वो क्या है? वो एक वाणिज्यिक फसल है। क्यों? क्योंकि उसको बाजार मूल्य ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर हम दक्षिण पूर्वी हिस्से में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, बिहार साइड में चले जाते हैं तो वहां पे ये जो फसल है, धान की जो फसल है, वो एक निर्वाह कृषि के अंतर्गत शामिल हो जाती है। ठीक है, वहां पे गेहूं है वो वाणिज्यिक कृषि में शामिल हो जाता है, क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं वो इसका सेवन ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कि सब फसलें, जरूरी नहीं है कि सभी वाणिज्यिक फसलें केवल वाणिज्यिक फसलें हों, वो दूसरे स्थान पर निर्वाह कृषि के अंतर्गत भी शामिल हो सकते हैं। निर्वाह फसलों के रूप में भी उनकी पहचान हो सकती है। ठीक है, तो ये तो कृषि क्या थी और कृषि के टाइप्स। इसके अतिरिक्त समय के साथ साथ कृषि के महत्व जो है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं कि कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या योगदान है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो योगदान है वो समय के साथ साथ बढ़ता होता है। जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंतर्गत आजाद हुआ, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि का योगदान
80% के आसपास था। ठीक है, समय के साथ साथ ये परिवर्तन हुआ और आज कृषि का योगदान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी देश की जीडीपी के अंदर आज भी 15% योगदान देती है कृषि। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृषि है वो रोजगार प्रदान करती है, वो कच्चा माल उपलब्ध कराती है, अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है कृषि के अंतर्गत ही। ठीक है, तो एक तो जीडीपी के अंतर्गत योगदान, रोजगार और कच्चा माल। देश की आज भी 60% प्लस पॉपुलेशन है वो कृषि या कृषि से संबद्ध जो जुड़े हुए कार्य होते हैं उसके अंतर्गत लगी हुई है। ठीक है, अधिकतर जो उद्योग होते हैं वो चाहे चाय उद्योग है, कॉफी उद्योग है, या शुगर जो मिलें हैं, या रबड़ जो उद्योग है, या नारियल उद्योग है, वो सब के सब उद्योग वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? वो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है, वो कौन कराती है? वो कृषि कराती है। इसके अतिरिक्त कृषि के टाइप्स के पश्चात जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है सस्य ऋतुएं। सस्य ऋतुएं क्या होती हैं? सस्य ऋतुएं क्या होती हैं? देखो, एक वर्ष विशेष में फसलों का जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कौन सी ऋतु के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो, भारत में जिस प्रकार की विविधता है वो सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो यहाँ की भौगोलिक विविधता वो भी देखने को मिलती है, और भौगोलिक विविधता के साथ साथ यहाँ पे जलवायु की विविधता भी देखने को मिलती है, और जलवायु के अनुसार यहाँ पे कृषि में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, समय समय पर कृषि में एक वर्ष विशेष के अंदर समय समय पर कृषि में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो कृषि में परिवर्तन वो वहां की सस्य ऋतुओं को निर्धारित करता है। और सस्य ऋतुएं भारत में मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक है, वो 3 कौन सी हैं? एक रवि, एक होती है खरीफ, और एक होती है जायद। कि एक वर्ष विशेष में उगाई जाने वाली फसलों की जो ऋतुएं होती है, फसल ऋतुएं, वही सस्य ऋतुएं हैं। रवि की जो ऋतु होती है वो होती है अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक। ठीक है, यानी कि रवि की सस्य ऋतु या फसल ऋतु होती है, उसके अंतर्गत अक्टूबर नवंबर में फसलों की बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर फसलों को काट लिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, सरसों, चना, मटर आदि। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि रवि की जो फसल होती है वो शीतकालीन फसल ऋतु के अंतर्गत आती है। सर्दियों में जो बुआई की जाती है कब? अक्टूबर नवंबर में, अब से कुछ समय पश्चात। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जिन फसलों की बुआई की जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, इसके अंदर गेहूं, सरसों, चना, मटर आदि जो फसलें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? रवि फसल ऋतुओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके पश्चात है वो खरीफ की जो फसल ऋतु है। खरीफ की फसल ऋतु कब से स्टार्ट होती है? मानसून के आगमन से। मानसून आता है जून जुलाई। जून जुलाई से स्टार्ट होके
सितंबर अक्टूबर। देखो जून जुलाई में मानसून के आगमन से ही के साथ ही फसलों की बुआई कर दी जाती है खरीफ फसल ऋतुओं के अंतर्गत, और सितंबर अक्टूबर में वो जो फसलें हैं वो काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत जो वर्तमान में जो फसलों की बुआई की हुई है, ठीक है, वर्तमान में मतलब अब जो है अगस्त में जो कटाई स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय के पश्चात, वो फसलें कौन सी है, जैसे बाजरा है, ठीक है, जवार, गवार है, कपास है, ये जो फसलें आती हैं ये खरीफ की फसल ऋतु के अंतर्गत बोई जाती हैं। ठीक है, कब से कब तक, जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। इसके अतिरिक्त ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जायद फसल ऋतु कब से कब तक होती है, कौन कौन सी फसलें या कौन सी फसल है वो जायद फसल ऋतु के अंतर्गत शामिल की जाती है। देखो रबी और खरीफ के बीच में जो समय बचता है यानी कि जून और अप्रैल, इसके बीच का जो 2 महीने का समय होता है, 3 महीने का समय होता है, यानी कि मई और जून, ठीक है, ये जो समय होता है इसके दौरान जो फसलों की बुआई की जाती है वो जायद फसल ऋतु के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस समय के दौरान क्या बोया जाता है, तरबूज, ठीक है, खरबूजे, खीरे जो होते हैं वो, ठीक है, ये इसके अंतर्गत जायद फसल ऋतु के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो ये 3 जो शस्य ऋतु हैं भारत में देखने को मिलती हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। अलग अलग फसलों को उत्पादन किया जाता है, अलग अलग समय है। सबसे पहले आप रबी की फसल कर सकते हो, खरीफ की कर सकते हो, जायद की कर सकते हो। अगर जायद की करना चाहो तो सिंपल रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 महीने में स्टार्टिंग में जनवरी में फरवरी में कोई फसल नहीं बोई जाती। पहली फसल कौन सी बोई जाती है, जायद की फसल बोई जाती है, और वो कब, मई जून के अंदर उसकी बुआई की जाती है। ठीक है, पहली फसल है। और जायद के पश्चात खरीफ, मई जून, जून जुलाई मानसून के आगमन से खरीफ, और फिर रबी की फसल है वो वर्ष के अंत में बुआई की जाती है और वर्ष के प्रारंभ में उसको काट लिया जाता है। इस प्रकार से आप याद रखते हो, खरीफ होता है गर्मियों में, रबी होता है सर्दियों के अंतर्गत। तो आप सिंपल सी बात है, हम साधारण से नागरिक हैं, उसके अंतर्गत हमें ये चीजें तो पता होनी कि शीतकालीन समय के अंदर कौन सी फसलों की बुआई की जाती है, ग्रीष्मकालीन समय में कौन सी फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 अलग अलग शस्य ऋतुओं का अध्ययन कर सकते हैं देश के अंतर्गत। तो कृषि के टाइप्स और शस्य ऋतुएं बहुत लेंथी लेसन है, इसको 2-3 पार्ट्स कर करके फिर उसको अध्ययन करेंगे। एक चीज आज ही बता देता हूं, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत ये जो लेसन है, इस लेसन के अंतर्गत देखो 15 नंबर की ज्योग्राफी आती है 10th क्लास में। ठीक है, और मैथ समेत लगभग 20 नंबर की हो जाती है, ये 3 नंबर का आ जाता है, कई बार 5 नंबर का मैप आ जाता है। उस 20 नंबर में से, या ये मान के चलो मैप को हटा देते, इस 15 नंबर में से इस लेसन के अंतर्गत 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 6 नंबर और एक 1 नंबर। ठीक है, 7 नंबर केवल इस लेसन से आते हैं, कृषि से। और पिछले 3 वर्ष के पेपर उठा के देख लो आप, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 6 मार्क जो क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केवल सिंगल क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी के अंदर, और वो क्वेश्चन इस लेसन में से आ रहा है पिछले 3 साल से। ठीक है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपको अपनी परसेंटेज ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये लेसन अच्छी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत, आपको कृषि की डेफिनेशन देखने की आवश्यकता नहीं, इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन बताइए। कृषि की टाइप्स आपको देखनी है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टाइप्स भी मैंने बताई, एक निर्वाह होती है, एक वाणिज्यिक होती है। निर्वाह गुजारा करने के लिए, वाणिज्यिक व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। निर्वाह के अंतर्गत 2 आदिमकालीन और जो गहन निर्वाह है,
आपको आदिमकालीन ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके अलग अलग देशों के अंतर्गत अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे प्रकार से देखना है। वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन सी फसल है वो वाणिज्य फसल के अंतर्गत आती है, रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, उसको देखना है। तो इस प्रकार से थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना है, इसके ऊपर ध्यान है, वो फोकस है, वो ध्यान अच्छी प्रकार से रखना है। जो जो चीजें आपको ये लगे कि ये भूल सकते हैं तो उसको नोट डाउन करते जाए रफ नोटबुक में। ठीक है, अच्छी प्रकार से देखोगे तब ज्यादा हार्ड नहीं है। 10th क्लास की ज्योग्राफी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम नेक्स्ट इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते इसमें एक बार फिर याद दिला देता हूँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कहता मैं, सब्सक्राइब पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों तक। हमारा जो मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का, वो मकसद ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, सब के लिए शिक्षा जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा उसके पास पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, यही हमारा मकसद है। और उस मकसद को आपको याद रखना है, अपने तक पहुंच नहीं रखनी है, बल्कि इसको फैलाना है इस वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब्स कितने भी हों, चाहे 10 हो 20 हो, जितने भी हैं उतने में काम चलाएंगे। हमारा मकसद कमाई करना नहीं है वीडियो बनाने का, हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, ये जो जानकारी है वो जानकारी पहुंचाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।